ये कहानी सोना गांव के जादुई कुम्हार की है, जो अपने अनोखे काम के लिए मशहूर है। ये जादुई कुम्हार मिट्टी से बर्तन नहीं, रिश्तेदार बनाता है। मतलब मिट्टी की मूर्तियों को अलग अलग रिश्तों के नाम देकर बेचता है, जैसे माँ बाप, भाई बहन, बेटी बेटा, दादा दादी। परिवार का हर रिश्ता जादुई कुम्हार के पास मिलता है। इसलिए कुम्हार के घर पर रिश्ते खरीदने वालों की भीड़ लग जाती है। लो भाई, ये रही तुम्हारी माता जी। कुम्हार काका, ये तो अभी बेजान मूर्ति है, फिर मेरी माता कैसे हुई? अरे भाई, मैंने इस मूर्ति को मंत्रित कर दिया है। ये मूर्ति घर पहुंचते ही जीवित हो जाएगी और तुम्हारी माता बन जाएगी। सचमुच ऐसा ही होगा ना? मुझ पर विश्वास रखो, ये मूर्ति तुम्हारी माता ही है। काका, ये आपकी मूर्ति के पैसे। कुम्हार जी, मेरी सासू माँ की मूर्ति तैयार हो गई? हाँ बहन, तुम्हारी सासू माँ भी तैयार है। बहन, तुमने अपनी सास की जो फोटो दी थी, मैंने मूर्ति बिल्कुल वैसी ही बनाई है। हाँ कुम्हार जी, ये मूर्ति मेरी सासू माँ जैसी ही है। घर पहुंचकर ये जीवित हो जाएंगी ना? हाँ। धन्यवाद कुम्हार जी, मेरे पति अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। मैं अपने बेटे की मूर्ति बनवाना चाहता हूँ। बेटे की मूर्ति? हाँ, पिछले साल उसकी मौत हो गई थी। मेरी पत्नी अभी तक उसको भूली नहीं है, अपने बेटे की याद में पागल हो गई है। आप अपने बेटे की फोटो लेकर आए हैं? हाँ, ये रही मेरे बेटे की फोटो। मुझे मेरा बेटा मिल जाएगा ना? सुमन, किस्मत ने तो हमें पहले ही निराश कर दिया था। अब तो डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, हमें औलाद का सुख नहीं मिल सकता। डॉक्टर भगवान तो नहीं होता, और किस्मत कब बदल जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं होता। मैं तुम्हारी ममता के दर्द को समझ सकता हूँ, लेकिन सच्चाई जानना भी जरूरी है। तो आपकी बात मान लूं कि अब हम माँ बाप नहीं बन सकते? हाँ सुमन, यही सच पत्थर की लकीर है। तो फिर हमें दूसरा रास्ता अपनाना होगा। दूसरा रास्ता मतलब किसी का बच्चा गोद ले ले? नहीं। तो फिर दूसरा रास्ता क्या है? वो जादुई कुम्हार। क्या? हाँ, अपने गांव का जादुई कुम्हार लोगों को रिश्ते बेच रहा है। मैंने भी सुना है, रिश्ते खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती है उसके घर। तो हम भी एक रिश्ता खरीद लेते हैं। मेरा मतलब एक बेटा। सुमन, तुमने मुझे सोचने पर विवश कर दिया। हम कल ही उस जादुई कुम्हार के पास चलेंगे। इसका मतलब मैं माँ बनूंगी? नहीं, मैं माँ नहीं बनूंगी। मोना, तुम्हें क्या हो गया है? क्यों जिद कर रही हो? जिद तो आप कर रहे हैं। मुझे इतनी जल्दी माँ नहीं बनना है। लेकिन क्यों नहीं बनना? अभी मेरी उम्र ही क्या है, और मैं अपना रूप रंग बिगाड़ना नहीं चाहती। लेकिन मुझे संतान चाहिए। अब तुम फैसला करो, क्या करना है? इस प्रॉब्लम का एक ही सलूशन है। क्या सॉल्यूशन है? जादुई कुम्हार। जादुई कुम्हार? हाँ, मेरा आइडिया अच्छा है ना? नजमा, तुम्हारी 5 बेटियां हो गई हैं, अब और नहीं चलेगा। माँ जी, बेटी को बेटा बनाना मेरे बस में नहीं है। जो नसीब में है वही मिल रहा है, और बेटी होने में क्या बुराई है? मुझे तुम्हारी बकवास नहीं, बेटा चाहिए। अगर तुम नहीं दे सकती तो मुझे दूसरा इंतजाम करना होगा। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि आप अपने बेटे की दूसरी शादी कराना चाहती हैं? तो इसमें गलत क्या है? मुझे बेटा चाहिए, चाहे वो कहीं से भी मिले। तो जादुई कुम्हार से ले लीजिए, वो तो पूरे गांव को रिश्ते बांट रहा है। जब तुमसे बेटा नहीं मिलेगा तो मुझे उस जादुई कुम्हार के पास ही जाना पड़ेगा। मैं उसी से अपने बेटे के लिए वारिस मांगूंगी। भाई, जादुई कुम्हार ने तो कमाल ही कर दिया। हाँ भैया, आज सोना गांव के हर घर में जादुई कुम्हार का जादू दिखाई दे रहा है। मैं भी जादुई कुम्हार से अपनी दादी की मूर्ति लेकर आया हूँ। अब मुझे दादी की कमी महसूस नहीं होती। हमारे गांव के सब लोग अब अमर हो गए हैं, क्योंकि उनके मरने के बाद उनकी मूर्तियां घरों में आ जाती हैं और वो जीवित होकर हमारे साथ रहने लगती हैं। अब किसी भी औरत को अपने बांझ होने पर दुख नहीं होता, किसी के मरने का दुख भी नहीं होता। जो लोग झगड़ कर घर में चले गए हैं, अब तो उनकी भी कमी महसूस नहीं होती। अरे ये तो सब ठीक है। पड़ोस के गांव की एक औरत अपने पति की मूर्ति बनवा कर ले गई है। क्यों? क्या उसका पति मर गया है?
नहीं, उसका तलाक हो गया है। इन जादुई रिश्तों ने एक बार फिर से परिवार को हरा भरा कर दिया है। हाँ भैया, इसके लिए हम जादुई कुमार के आभारी हैं। जादुई कुम्हार के जादुई रिश्तेदार सोना गांव के साथ आसपास के गांव में भी फैल जाते हैं। हर आदमी जादुई रिश्तेदार को पाकर खुश होता है, लेकिन ये खुशी स्थायी नहीं होती, क्योंकि जादुई रिश्तेदारों में इंसानी जज्बात की कमी देखी जाती है। वो सबके साथ रहकर भी साथ नहीं रहते। उनका व्यवहार किसी मशीनी इंसान या रोबोट की तरह होता है। इससे उन सबको जादुई रिश्तेदारों से शिकायत होने लगती है और ये शिकायत गांव के सरपंच तक पहुंचती है। आप सब लोगों की शिकायत मैंने ध्यान से सुनी है। ये समस्या जरूर है, लेकिन इसका दोषी वो जादुई कुम्हार नहीं है। अगर कुमार इसका दोषी नहीं है तो फिर कौन है? हाँ सरपंच जी, हमें रिश्तों के नाम पर कुम्हार ने ही ठगा है। जादुई कुमार नहीं, असली नाम से नकली रिश्तेदार दिए हैं। उसने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। मैं ऐसा नहीं मानता। उसने जो कुछ किया है सच बताकर किया है। रिश्ते के नाम पर धोखा खरीदने तुम खुद उसकी दुकान पर गए थे, वो तुम्हारे घर नहीं आया था। अब हम इन मशीनी आदमियों का क्या करें जो जिंदा लाश की तरह हमारे साथ रह रहे हैं? इसके लिए हमें जादुई कुम्हार के पास चलना होगा। मुझे पता था कि एक दिन आप सब यहाँ आएंगे और मुझसे यही प्रश्न करेंगे कि मेरे बनाए हुए जादुई रिश्तेदारों में इंसानी जज्बात नहीं है, उनमें मानवीय भावनाओं की कमी है। अगर तुम्हें पता था तो तुमने हमें ये मूर्तियां क्यों दी? वो इंसानों जैसा व्यवहार क्यों नहीं करती? हाँ जादुई कुम्हार, ऐसा लगता है जैसे उन मूर्तियों को हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारे सुख दुख से कोई सरोकार नहीं है। सरपंच जी, ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये जादुई रिश्तेदार हैं। यही तो कुदरत का कानून है और यही कुदरत का कमाल है कि इंसान से जब इंसान पैदा होता है तो वो एक दूसरे का दर्द समझता है, एक दूसरे के गम को बांटता है, एक दूसरे की तकलीफ में सहयोग करता है। ये इंसानी जज्बात, मानवीय भावना हमारे लिए मालिक का वरदान है। ये वरदान तुम्हारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि मैं एक मामूली सा इंसान हूँ और वो मालिक इंसानों को बनाने वाला सच्चा खुदा है। एक औरत बच्चे को जन्म देते समय 100 बार मरती है। उसकी तकलीफ को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। ये बात तो हम सब जानते हैं जादुई कुमार। तुम मानते क्यों नहीं? मालिक चाहता तो बच्चे की प्रक्रिया को आसान कर देता। औरत की जगह बच्चे कहीं से भी पैदा होने लगते, जैसे पेड़ों से फल की जगह बच्चे निकल आते, जमीन में बोए बीज से बच्चे अंकुरित हो जाते। वो चाहता तो कुछ भी कर देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानता है कि ऐसा करने से दुनिया में इंसानों की भीड़ तो इकट्ठी हो सकती है, लेकिन उनमें इंसानियत नहीं डाली जा सकती। इंसानों की ये भीड़ जानवरों की भीड़ से बदतर हो जाती। इसलिए मालिक ने इंसान से इंसानों को पैदा किया। ये सब जानते हुए तुमने इस मिट्टी के रिश्तों को क्यों बेचा? मैं एक जादुई कुम्हार हूं सरपंच जी। लोगों ने जो मांगा मैंने बेच दिया, लेकिन मैं इस बहाने लोगों को यह एहसास दिलाना चाहता था कि तुम्हारे जो रिश्तेदार मर गए हैं उन्हें याद करो, लेकिन जो जिंदा हैं उनकी भी कदर करो, उन्हें अपना मानो, उन्हें दिखावे का नहीं सच्चा प्यार दो। जादुई कुम्हार, आज तुमने हम सबको मिट्टी के नकली रिश्ते बेचकर असली रिश्तों की कदर करना सिखा दिया है। हम सब तुम्हें धन्यवाद देते हैं। हाथी बाजार में 2 मोबाइल शॉप थी, जिसमें से एक पर विनोद और दूसरे पर अमर काम करता था। अमर ईमानदार था, पर विनोद लालची और अकड़ू था। अमर की दुकान सबकी मदद करने की आदत की वजह से बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन विनोद किसी की मदद नहीं करता था और सबसे झगड़ता था, इसलिए उसकी ग्राहकी कम होती थी। एक दिन की बात है। मोबाइल शॉप तो मेरी भी है, पर अमर की दुकान पर भीड़ लगी रहती है। मेरे पास कम ग्राहक हैं। मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इसकी दुकान बंद करानी होगी। अगर उसका धंधा ऐसे ही चलता रहा तो मेरी दुकान तो ठप हो जाएगी। विनोद अमर की दुकान बंद करने के लिए कुछ सोचता है और कुछ गुंडों से बात करता है। तुम सारे के सारे जाओ और अमर की दुकान को जलाकर राख कर दो। एक मोबाइल भी नहीं बचना चाहिए। खैर रुको, एक काम करो, सारे मोबाइल चुरा कर मुझे यहाँ पर देना और उसकी दुकान को आग लगा देना। गुंडे विनोद की बात को मानकर
अमर की दुकान में आग लगाने के लिए चल पड़ते हैं। वो मौका पाकर मोबाइल चुरा लेते हैं और दुकान में आग लगा देते हैं। पर तभी एक आदमी भागा भागा जाता है और अमर को बताता है। अमर अमर, तुम्हारी दुकान में आग लगी है, जल्दी चलो जल्दी चलो। ये क्या कह रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? आग कैसे लग गई मेरी दुकान में? ना जाने कैसे तुम्हारी दुकान में आग लगी है। मैं वहाँ से निकल रहा था तो मैंने तुम्हारी दुकान से आग की लपटें निकलती हुई देखी और मैं भागकर तुम्हें बताने आ गया। अमर भागा भागा दुकान जाता है और वहाँ जाकर देखता है तो दुकान सच में जली हुई होती है। दुकान में से धुआं निकल रहा होता है और यह देखकर वह रोने लगता है। अरे, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी सारी दुकान जलकर राख हो गई। मेरी जीवन भर की पूंजी सब जल गई। अब तो मैं सड़क पर आ गया। अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास तो अब रोजी रोटी खाने का सहारा ही नहीं बचा है। वह माथा पकड़कर वहीं सड़क पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वह खड़े होकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। वह उधेड़-बुन में लगा हुआ चल रहा था कि वह अब क्या करे। तभी उसे एक बुढ़िया आवाज देती है। बेटा, रुको बेटा, रुक जाओ। अमर, तुम बहुत ही नेक इंसान हो। तुम हमेशा सबकी मदद करते हो। माँ जी, ये सब कहने की बात है। मैं खुद ही टूट चुका हूँ तो मैं दूसरों की मदद क्या करूँगा? बेटा, मेरी भी मदद कर दो ना। मेरा बेटा मुझसे रूठकर अपनी बीवी और बेटे को लेकर चला गया है। मेरा उससे एक बार बात करने का बहुत मन कर रहा है। तो माँ जी, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मेरे पास तो अब मदद करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। सब कुछ जलकर राख हो गया। बेटा, तेरे पास फोन है ना? ये नंबर मिला दे जरा। मैं एक बार अपने बेटे और पोते से बात कर लूं। मेरा मन बैठा जा रहा है। ना जाने वो किस हाल में होगा। जी माँ जी, मैं अभी नंबर मिला देता हूँ। नंबर दीजिए। अमर नंबर मिला देता है और बुढ़िया उस फोन से अपने बेटे से बात करके सारे गिले शिकवे मिटा देती है और बुढ़िया का बेटा अपने परिवार सहित वापस आने के लिए तैयार हो जाता है। अमर बेटा, तूने मेरे बेटे से बात कराकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब सब मेरे पास रहने के लिए आ रहे हैं। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ जी। पर बेटा, तू इतना उदास क्यों लग रहा है? क्या बात है? तुम्हें इतना उदास पहले कभी नहीं देखा। अमर अपनी सारी दुख भरी कहानी उस बुढ़िया को बता देता है। बेटा, मैं तेरी कोई मदद तो नहीं कर सकती, पर मैं अपने पोते के लिए ये खिलौना लेकर आई थी। पर मेरा पोता विदेश से आ रहा है। वो इस खिलौने से कहाँ खेलेगा भला? खिलौना? कैसा खिलौना? बेटा, ये खिलौना एक मशीन है। इसमें मिट्टी डालने पर यह मशीन मोबाइल बना देता है। इसमें मिट्टी डालो तो मोबाइल बनकर निकलता है। ये मेरे किसी काम का नहीं। तू ही इसे रख ले। अमर उसे ले आता है। अमर ऐसे ही उदास बैठा हुआ अपने फोन की दुकान के बारे में सोच रहा था और सोचते सोचते उस खिलौने से खेलने लग जाता है। तो देखते ही देखते उसमें से मिट्टी के खिलौने की मशीन असली मोबाइल निकालना शुरू कर देती है। अरे, मैंने तो मिट्टी डाली थी, पर इसमें मिट्टी का मोबाइल ना बनकर असली मोबाइल कैसे आ रहा है? कहीं ये कोई जादुई मोबाइल की मशीन तो नहीं? वह जादुई खिलौने वाली मशीन को लेकर भागा भागा बुढ़िया के पास जाता है। माँ जी, ये मशीन तो जादुई है। इसमें से मिट्टी डालने पर मोबाइल अपने आप बाहर निकल रहे हैं। आखिर ये कैसे हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा, मैंने तो ये मशीन तुम्हें यूं ही दे दी थी, और अगर इसमें से मोबाइल निकल रहे हैं तो ये तुम्हारे नसीब के हैं। इसको भगवान की मर्जी जानकर अपने भविष्य के लिए इस्तेमाल करो और सबकी मदद करो। अमर उस मशीन की सहायता से दोबारा से मोबाइल की दुकान खोल लेता है और जब उसे जरूरत होती है तो वह उस जादुई मशीन से मोबाइल बना लेता है। अमर उस जादुई मशीन के मोबाइलों से वो सबकी मदद करता था। आज तुमने अपने व्यवहार के बलबूते पर फिर से अपनी नई दुकान खोली है। तुम्हें बहुत बहुत बधाई। मोबाइल शॉप तो बहुत हैं, पर जो तुम्हारे मोबाइल में बात है वो और कहीं नहीं। भाई, ये सब तुम्हारी दुआओं का असर है जो आज मैंने दोबारा मोबाइल शॉप खोली है।
नहीं तो मेरी दुकान तो जलकर राख हो गई थी और मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। अच्छे लोगों का साथ भगवान कभी नहीं छोड़ता, वो हमेशा अच्छे लोगों की मदद करता है। तुमने हमेशा लोगों की मदद की, आज इसीलिए भगवान ने तुम्हारी मदद की है। सही कह रहे हो भाई, भगवान इसी तरह मुझे दूसरों की मदद करने लायक बनाए रखे और मैं सदा सबकी यूं ही मदद करता रहूं। वो सबकी मदद करता था और उस मोबाइल से जो पैसे आते थे उससे वृद्धाश्रम, स्कूल और अस्पताल भी खोलता था, जिससे गरीबों की सहायता भी कर सके। अब अमर अपने मदद करने के गुण से सभी का चहेता बन जाता है और सब उसे सिर आंखों पर बिठा कर रखते हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव में देवीराम नाम का एक लकड़ी का कलाकार रहता था। उसकी एक बेटी थी, राधा। बाबा, आप ये इतने अच्छे लकड़ी के जहाज, घर कैसे बनाते हो? ये तो हमारी कला है राधा। मेरे बाबा, उनके बाबा और उनके भी बाबा सब यही करते थे। तो आप मुझे भी ये कला सिखा दो ना। हाँ हाँ, तू, तेरे बच्चे और उनके भी बच्चे यही काम करना। जब राधा बड़ी हुई तो राधा के बाबा ने उसे भी ये कला सिखाने की कोशिश की। तुझे ये सीखने के लिए समय लगेगा राधा, पर अब तेरे लिए तेरी पढ़ाई जरूरी है। तू शहर जा और अच्छे से पढ़ाई कर। पूरी जिंदगी पड़ी है ये कला सीखने के लिए तो। ठीक है बाबा। राधा के बाबा ने राधा को शहर पढ़ने भेज दिया। यहाँ गांव में धीरे धीरे लकड़ी के कलाकारों का काम कम हो गया। अब तो लगता है धीरे धीरे ये कला बंद करनी पड़ेगी। हमारे पूर्वज सदियों से यही कला चलाते आए हैं, पर हम शायद आखिरी पीढ़ी होंगी। हाँ, अब तो ग्राहक भी बहुत कम हैं। किसी को हमारे कला की जरूरत नहीं है। लगता है अब हम कलाकारों पे भूखों मरने की नौबत आएगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान जरूर हमारी सहायता करेंगे। हमारी कला को वापस गौरव मिलेगा। पर ऐसा होगा कब? बहुत जल्द। मुझे आशा है जल्द ही हम सब की कला को कदरदान मिलेंगे। यहाँ दिन प्रतिदिन गांव में लकड़ी के कलाकार अपना काम बंद कर रहे थे। बूढ़े बुजुर्ग परेशान थे। 6 महीनों बाद राधा छुट्टियों पर वापस घर लौटी। बाबा, मैं 1 महीने की छुट्टी पर आई हूँ। इस बार तो मैं आपकी कला सीख कर ही जाऊंगी। हाँ हाँ, सीख लेना। अगले दिन जब देवीराम एक लकड़ी का जहाज बना रहा था, तब राधा उसके पास आई। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर महल है। हाँ है तो, पर 6 महीने से इसके कोई कदरदान नहीं। अब लगता है गांव वाले सही बोल रहे थे। धीरे धीरे सभी लकड़ी के कलाकार लुप्त होते जाएंगे। और ऐसा क्यों बाबा? पहले हमारे समुदाय को सम्मान मिलता था। लोग दूर दूर से लकड़ी की कला खरीदने आते थे, पर आजकल की मॉडर्न दुनिया में हमारी कला की कोई जगह नहीं है। शायद हमारे बाद ये कला गायब हो जाएगी राधा। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी कला को मॉडर्न दुनिया में जगह जरूर मिलेगी। कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा। उस दिन से राधा सोचने लगी कि वो कैसे लकड़ी के कलाकारों को उनका सम्मान लौटाएगी। कई दिन बीत गए। राधा को अब तक कोई समाधान नहीं मिला था। वो काफी परेशान थी। इसी बीच उसने अपने बाबा की लकड़ी के महल की फोटो अपने दोस्तों के ग्रुप में भेज दी। सभी लोग उस महल की तारीफ करने लगे। राधा के दोस्त उसे कॉल करने लगे। अरे वाह राधा, व्हाट अ पीस ऑफ आर्ट। तुम्हें अच्छा लगा ना? मेरे पापा ने बनाया है। अमेजिंग। इन सब की तारीफ से राधा को आइडिया आया। वो अपने बाबा के पास गई। बाबा, क्या मैं ये लकड़ी का महल अपने साथ शहर ले जा सकती हूँ? हाँ हाँ, पर तुम इसका करोगी क्या? जल्दी ही आपको पता चल जाएगा। अब जब राधा शहर लौटी तो वो अपने साथ लकड़ी का महल ले आई। उसके सारे दोस्तों ने वो महल देखा। क्या कलाकारी है दोस्तों? हाँ तो, पर ये सारे कलाकार मरे जा रहे हैं। लगता नहीं अगली जनरेशन तक इनमें से कोई भी बचेगा। हम समझे नहीं राधा। राधा ने अपने दोस्तों को लकड़ी के कारीगरों की खस्ता हालत के बारे में बताया। अब कोई इस कला को नहीं खरीदता। मुझे तो डर है कि कहीं ये कला गुम न हो जाए। हम इस कला को गुम होने नहीं देंगे। हाँ, हम इस कला की पब्लिसिटी करेंगे। पर कैसे?
मेरे कुछ फ्रेंड्स जर्नलिस्ट हैं, हम उनसे पब्लिसिटी करवा सकते हैं। आई हैव अ बेटर ऑप्शन। हम एक एग्जीबिशन रखेंगे जहां शहर के कई लोग लकड़ी की कला देखने आएंगे और इसे खरीदेंगे भी। क्या हम ये कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। सारे दोस्तों को एग्जीबिशन का आइडिया पसंद आया। 1 महीने बाद शहर में लकड़ी की कला का एग्जीबिशन लगा। इस एग्जीबिशन में काफी लोग आए। लकड़ी के कलाकारों की कई चीजें बिकी। मैं नहीं कहता था कि एक दिन इस नई दुनिया में हमें भी सम्मान मिलेगा। हाँ, तभी 2 लड़कियां कलाकारों के पास आईं। अंकल, क्या ये क्राफ्ट आपने बनाया? हाँ हाँ बिल्कुल। वाओ, बहुत अच्छा है। अंकल, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैंने ऐसी कला कभी नहीं देखी है। क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उस जर्नलिस्ट लड़की ने एक एक करके सभी कलाकारों का इंटरव्यू लिया। लकड़ी के कलाकारों का इंटरव्यू टीवी पर आया और वो सभी रातों रात फेमस हो गए। सभी लकड़ी के कलाकारों को फिर से ऑर्डर्स आने लगे। राधा के बाबा का फोन भी लगातार बज रहा था। भाई, मैं अगले महीने ही आपको लकड़ी का महल दे सकता हूँ। बाबा, अब तो आप मुझे ये कला सिखा ही दो। देखो कितनी डिमांड है। ये सब तेरी वजह से हुआ राधा। मुझे गर्व है कि तू मेरी बेटी है। और मुझे गर्व है कि आप मेरे पापा हैं, जो इतने शानदार लकड़ी के कलाकार हैं। देवीराम ने राधा का माथा चूमा और उसे ढेर सारी दुआएं दी। और राधा की कोशिश की वजह से लकड़ी के कलाकारों को अपनी कला के असली कदरदान मिल गए। लकड़ी के कलाकारों ने राधा और उसके दोस्तों को खूब दुआएं दी। ये कहानी सोना गांव के जादुई कुम्हार की है, जो अपने अनोखे काम के लिए मशहूर है। ये जादुई कुम्हार मिट्टी से बर्तन नहीं, रिश्तेदार बनाता है। मतलब मिट्टी की मूर्तियों को अलग अलग रिश्तों के नाम देकर बेचता है, जैसे माँ बाप, भाई बहन, बेटी बेटा, दादा दादी। परिवार का हर रिश्ता जादुई कुम्हार के पास मिलता है। इसलिए कुम्हार के घर पर रिश्ते खरीदने वालों की भीड़ लग जाती है। लो भाई, ये रही तुम्हारी माताजी। कुम्हार काका, ये तो अभी बेजान मूर्ति है, फिर मेरी माता कैसे हुई? अरे भाई, मैंने इस मूर्ति को मंत्रित कर दिया है। ये मूर्ति घर पहुंचते ही जीवित हो जाएगी और तुम्हारी माता बन जाएगी। सचमुच ऐसा ही होगा ना? मुझ पर विश्वास रखो, ये मूर्ति तुम्हारी माता ही है। काका, ये आपकी मूर्ति के पैसे। कुम्हार जी, मेरी सासू माँ की मूर्ति तैयार हो गई। हाँ बहन, तुम्हारी सासू माँ भी तैयार है। बहन, तुमने अपनी सास की जो फोटो दी थी, मैंने मूर्ति बिल्कुल वैसी ही बनाई है। हाँ कुम्हार जी, ये मूर्ति मेरी सासू माँ जैसी ही है। घर पहुंचकर ये जीवित हो जाएंगी ना? हाँ। धन्यवाद कुम्हार जी, मेरे पति अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। मैं अपने बेटे की मूर्ति बनवाना चाहता हूँ। बेटे की मूर्ति? हाँ, पिछले साल उसकी मौत हो गई थी। मेरी पत्नी अभी तक उसको भूली नहीं है। अपने बेटे की याद में पागल हो गई है। आप अपने बेटे की फोटो लेकर आए हैं? हाँ, ये रही मेरे बेटे की फोटो। मुझे मेरा बेटा मिल जाएगा ना? सुमन, किस्मत ने तो हमें पहले ही निराश कर दिया था। अब तो डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, हमें औलाद का सुख नहीं मिल सकता। डॉक्टर भगवान तो नहीं होता, और किस्मत कब बदल जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं होता। मैं तुम्हारी ममता के दर्द को समझ सकता हूँ, लेकिन सच्चाई जानना भी जरूरी है। तो आपकी बात मान लूं कि अब हम माँ बाप नहीं बन सकते? हाँ सुमन, यही सच पत्थर की लकीर है। तो फिर हमें दूसरा रास्ता अपनाना होगा। दूसरा रास्ता मतलब किसी का बच्चा गोद ले ले? नहीं। तो फिर दूसरा रास्ता क्या है? वो जादुई कुम्हार। क्या? हाँ, अपने गांव का जादुई कुम्हार लोगों को रिश्ते बेच रहा है। मैंने भी सुना है, रिश्ते खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती है उसके घर। तो हम भी एक रिश्ता खरीद लेते हैं। मेरा मतलब एक बेटा। सुमन, तुमने मुझे सोचने पर विवश कर दिया। हम कल ही उस जादुई कुम्हार के पास चलेंगे। इसका मतलब मैं माँ बनूंगी? नहीं, मैं माँ नहीं बनूंगी। मोना, तुम्हें क्या हो गया है? क्यों जिद कर रही हो? जिद तो आप कर रहे हैं। मुझे इतनी जल्दी माँ नहीं बनना है। लेकिन क्यों नहीं बनना?
अभी मेरी उम्र ही क्या है और मैं अपना रूप रंग बिगाड़ना नहीं चाहती। लेकिन मुझे संतान चाहिए। अब तुम फैसला करो क्या करना है। इस प्रॉब्लम का एक ही सलूशन है, क्या सोल्यूशन है? जादुई कुम्हार। जादुई कुम्हार? हाँ, मेरा आइडिया अच्छा है ना? नजमा, तुम्हारी 5 बेटियां हो गई हैं, अब और नहीं चलेगा। माँ जी, बेटी को बेटा बनाना मेरे बस में नहीं है। जो नसीब में है वही मिल रहा है, और बेटी होने में क्या बुराई है? मुझे तुम्हारी बकवास नहीं, बेटा चाहिए। अगर तुम नहीं दे सकती तो मुझे दूसरा इंतजाम करना होगा। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि आप अपने बेटे की दूसरी शादी कराना चाहती हैं? तो इसमें गलत क्या है? मुझे बेटा चाहिए, चाहे वो कहीं से भी मिले। तो जादुई कुम्हार से ले लीजिए, वो तो पूरे गांव को रिश्ते बांट रहा है। जब तुमसे बेटा नहीं मिलेगा तो मुझे उस जादुई कुम्हार के पास ही जाना पड़ेगा। मैं उसी से अपने बेटे के लिए वारिस मांगूंगी। भाई, जादुई कुम्हार ने तो कमाल ही कर दिया। हाँ भैया, आज सोना गांव के हर घर में जादुई कुम्हार का जादू दिखाई दे रहा है। मैं भी जादुई कुम्हार से अपनी दादी की मूर्ति लेकर आया हूँ। अब मुझे दादी की कमी महसूस नहीं होती। हमारे गांव के सब लोग अब अमर हो गए हैं, क्योंकि उनके मरने के बाद उनकी मूर्तियां घरों में आ जाती हैं और वो जीवित होकर हमारे साथ रहने लगती हैं। अब किसी भी औरत को अपने बांझ होने पर दुख नहीं होता, किसी के मरने का दुख भी नहीं होता। जो लोग झगड़ कर घर में चले गए हैं, अब तो उनकी भी कमी महसूस नहीं होती। अरे ये तो सब ठीक है। पड़ोस के गांव की एक औरत अपने पति की मूर्ति बनवा कर ले गई है। क्यों? क्या उसका पति मर गया है? नहीं, उसका तलाक हो गया है। इन जादुई रिश्तों ने एक बार फिर से परिवार को हरा भरा कर दिया है। हाँ भैया, इसके लिए हम जादुई कुम्हार के आभारी हैं। जादुई कुम्हार के जादुई रिश्तेदार सोना गांव के साथ आसपास के गांव में भी फैल जाते हैं। हर आदमी जादुई रिश्तेदार को पाकर खुश होता है, लेकिन ये खुशी स्थायी नहीं होती, क्योंकि जादुई रिश्तेदारों में इंसानी जज्बात की कमी देखी जाती है। वो सबके साथ रहकर भी साथ नहीं रहते। उनका व्यवहार किसी मशीनी इंसान या रोबोट की तरह होता है। इससे उन सबको जादुई रिश्तेदारों से शिकायत होने लगती है, और ये शिकायत गांव के सरपंच तक पहुंचती है। आप सब लोगों की शिकायत मैंने ध्यान से सुनी है। ये समस्या जरूर है, लेकिन इसका दोषी वो जादुई कुम्हार नहीं है। अगर कुम्हार इसका दोषी नहीं है तो फिर कौन है? हाँ सरपंच जी, हमें रिश्तों के नाम पर कुम्हार ने ही ठगा है। जादुई कुम्हार ने ही असली नाम से नकली रिश्तेदार दिए हैं। उसने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। मैं ऐसा नहीं मानता। उसने जो कुछ किया है सच बता कर किया है। रिश्ते के नाम पर धोखा खरीदने तुम खुद उसकी दुकान पर गए थे, वो तुम्हारे घर नहीं आया था। अब हम इन मशीनी आदमियों का क्या करें, जो जिंदा लाश की तरह हमारे साथ रह रहे हैं? इसके लिए हमें जादुई कुम्हार के पास चलना होगा। मुझे पता था कि एक दिन आप सब यहाँ आएंगे और मुझसे यही प्रश्न करेंगे कि मेरे बनाए हुए जादुई रिश्तेदारों में इंसानी जज्बात नहीं है, उनमें मानवीय भावनाओं की कमी है। अगर तुम्हें पता था तो तुमने हमें ये मूर्तियां क्यों दी? वो इंसानों जैसा व्यवहार क्यों नहीं करती? हाँ जादुई कुम्हार, ऐसा लगता है जैसे उन मूर्तियों को हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारे सुख दुख से कोई सरोकार नहीं है। सरपंच जी, ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये जादुई रिश्तेदार हैं। यही तो कुदरत का कानून है, और यही कुदरत का कमाल है कि इंसान से जब इंसान पैदा होता है तो वो एक दूसरे का दर्द समझता है, एक दूसरे के गम को बांटता है, एक दूसरे की तकलीफ में सहयोग करता है। ये इंसानी जज्बात, मानवीय भावना हमारे लिए मालिक का वरदान है। ये वरदान तुम्हारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि मैं एक मामूली सा इंसान हूँ, और वो मालिक इंसानों को बनाने वाला सच्चा खुदा है। एक औरत बच्चे को जन्म देते समय 100 बार मरती है। उसकी तकलीफ को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। ये बात तो हम सब जानते हैं जादुई कुमार। तुम मानते क्यों नहीं? मालिक चाहता तो बच्चे की प्रक्रिया को आसान कर देता। औरत की जगह बच्चे कहीं से भी पैदा होने लगते, जैसे पेड़ों से फल की जगह बच्चे निकल आते, जमीन में बोए बीज से बच्चे अंकुरित हो जाते। वो चाहता तो कुछ भी कर देता,
लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो जानता है कि ऐसा करने से दुनिया में इंसानों की भीड़ तो इकट्ठी हो सकती है, लेकिन उनमें इंसानियत नहीं डाली जा सकती। इंसानों की ये भीड़ जानवरों की भीड़ से बदतर हो जाती। इसलिए मालिक ने इंसान से इंसानों को पैदा किया। ये सब जानते हुए तुमने इस मिट्टी के रिश्तों को क्यों बेचा? मैं एक जादुई कुम्हार हूं सरपंच जी। लोगों ने जो मांगा मैंने बेच दिया, लेकिन मैं इस बहाने लोगों को यह एहसास दिलाना चाहता था कि तुम्हारे जो रिश्तेदार मर गए हैं उन्हें याद करो, लेकिन जो जिंदा हैं उनकी भी कदर करो, उन्हें अपना मानो, उन्हें दिखावे का नहीं सच्चा प्यार दो। जादुई कुम्हार, आज तुमने हम सबको मिट्टी के नकली रिश्ते बेचकर असली रिश्तों की कदर करना सिखा दिया है। हम सब तुम्हें धन्यवाद देते हैं।